हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अपेक्स गुरुकुल चैनल। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। तो लास्ट लेक्चर में हमने बायो-सावर्ट लॉ के लिए हम स्टडी की थी, और बायो-सावर्ट लॉ जो हमें रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी कंडक्टिंग वायर की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आता है, और वो पर्टिकुलर फील्ड जो है वो हमने निकाला था dB इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारे बायो-सावर्ट का मैथमेटिकल फॉर्म हमने फाइंड आउट की थी। अब देखो, एप्लीकेशन का मतलब ये है कि अलग अलग कंडीशन में हम मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे देखो, आपके पास एक स्ट्रेट वायर है, उसकी लेंथ फाइनाइट हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है, ठीक है। एक सर्कुलर लूप है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उसी सर्कुलर लूप के एक्सियल लाइन पर या एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो ये सब हम इन एप्लीकेशंस में फाइंड आउट करते हैं। तो देखो, एक सिंपल सा डेरिवेशन है और कॉन्सेप्चुअल और अच्छे न्यूमेरिकल्स इस पॉइंट पर बनते हैं कि एक फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो देखो, इसकी एप्लीकेशन हम फर्स्ट एप्लीकेशन लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a finite length due to a current carrying conductor conducting wire of finite length। एक फाइनाइट लेंथ के करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, बायो-सावर्ट से हम फाइंड आउट करेंगे। तो एक पॉइंट याद रखना कि बायो-सावर्ट की कोई भी एप्लीकेशन आती है और उसका डेरिवेशन आपको पूछा जाता है, तो सिंपल आपको बायो-सावर्ट का जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसी से आपको स्टार्ट करना है, और उसमें जो भी चेंज हमें डिमांडेड डेरिवेशन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज उसमें करते जाना है। तो देखो, हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर है, यानी कि उस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, और वो एक उसकी जो लेंथ है वो फाइनाइट है। तो फाइनाइट का मतलब एक लिमिटेड लेंथ है। तो देखो, इसका डायग्राम पहले समझ लें। मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक वायर है, और इस वायर को मैं नाम दे रहा हूँ, सपोज दैट AB। B हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसको XY नाम दे दो, ठीक है। तो इस पूरे वायर में मान लिया हमने ये करंट फ्लो हो रहा है, इसमें I। तो इस करंट कैरिंग वायर की वजह से किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये पॉइंट P है जो D डिस्टेंस पर है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट P पर इस ओवरऑल वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो कल हमने पढ़ा था कि करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो इस वायर की वजह से यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, सेम वही, एक स्मॉल एलिमेंट ले ले, स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर ले, और उसका इंटीग्रेशन कर दे तो हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ से एक एलिमेंट लिया और एक पर्टिकुलर एंगल पर वो लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये एक एलिमेंट, और यहाँ पर ये जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, φ1। एक एलिमेंट यहाँ पे लिया, जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, φ2। तो ये एंगल हमारे पास φ2 है, और ये हमारे पास एंगल φ1 है। कहने का मतलब ये है कि इस पूरे वायर की लेंथ हमें पता नहीं है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट यानी कि पर्टिकुलर लेंथ इंटीग्रेशन के लिए हम एक लिमिट हम यूज में ले रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का मुझे टोटल करंट, और इस यहाँ से यहाँ तक का टोटल मैग्नेटिक फील्ड मुझे फाइंड आउट करना है। ओके, तो मान लेते हैं वायर के O पॉइंट से D डिस्टेंस पर पॉइंट P है, वहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो देखो, पहले एक स्मॉल एलिमेंट ले लें। तो स्मॉल एलिमेंट लेने के लिए O से L डिस्टेंस पर एक एलिमेंट लेता हूँ मैं, जिसकी लेंथ जो है वो कितनी है, DL, और यहाँ से ये पॉइंट P जो है वो कितनी डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर, और इस लाइन से ये जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, φ, और ये एंगल हम 90। और बायो-सावर्ट में हमने पढ़ा था DL और R के बीच जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, थीटा। तो ये एंगल तो थीटा हो गया ये हमारे पास, और इसको नाम दे दे, मान लिया मैंने ये पॉइंट मान लिया मैंने Q। तो इस एलिमेंट की जो लेंथ है वो हमारे पास DL है।
तो देखो सिंपल डायग्राम क्या कह रहा है कि हमारे पास एक फाइनाइट लेंथ वायर है, ठीक है, यहाँ से O से D डिस्टेंस पर पॉइंट पे जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इसलिए वायर के एक छोटा सा एलिमेंट लिया मैंने D, O से L डिस्टेंस पर प्रेजेंट R डिस्टेंस से ये P पॉइंट के बीच की दूरी, जो इस एक्सियल लाइन से एक्स एक्सिस की और लाइन, वहाँ से एंगल बन रहा है फाई, और DL के साथ R के साथ जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू एलिमेंट DL एट डिस्टेंस R डिस्टेंस पे क्या होगा, तो डायरेक्ट बायो-सावर्ट लॉ लगा दें। फ्रॉम बायो-सावर्ट लॉ क्या था मैथमेटिकल फॉर्म, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा और अपॉन में R स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सप्रेशन। अब देखो सिंपल आपको इतना ही करना है, ये जो तीन टर्म दिखाई दे रही है DL साइन थीटा और R स्क्वायर, इसको हमें चेंज करना है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ से D डिस्टेंस पर पॉइंट लिया तो इसको D की फॉर्म में ले आएंगे, और हमारे पास जो टोटल वायर है वो किस लिमिट में लाई कर रहा है, φ1 और φ2 में। तो यहाँ पे एंगल को हम φ1 और φ2 में ले लेंगे, और DL का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू टोटल आ जाएगी। ओके, तो देखो इन तीनों को हम कन्वर्ट करेंगे, तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पे रखेंगे तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो एक ही ट्राइंगल से हमारा काम हो जाएगा। एक ट्राइंगल देखो OPQ दिखाई दे रहा है, तो देखो फ्रॉम ट्राइंगल OPQ, तो OPQ ट्राइंगल में देखो तीनों एंगल हैं, तीनों का सम क्या होगा, थीटा प्लस फाई प्लस 90, और वो किसके इक्वल है, 180। तो थीटा प्लस फाई क्या आ जाएगा, 90, और थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 माइनस फाई। अब देखो साफ दिख रहा है यहाँ पे साइन थीटा, और हमें वैल्यू लानी किसकी फॉर्म है, फाई की फॉर्म है। तो दोनों साइड साइन ले लें, तो दोनों साइड अगर हम साइन लें तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस फाई, राइट। और 90 में साइन चेंज हो जाएगा कोस में प्लस में, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, कोस फाई, इक्वेशन नंबर 2। तो सिंपली साइन थीटा की जगह हम कोस फाई वैल्यू रख देंगे, तो फाई की फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो साइन थीटा आ गया। अब नेक्स्ट सेम L की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, नाउ फ्रॉम ट्राइंगल OPQ, वापस मैं OPQ ट्राइंगल से स्टार्ट कर रहा हूं। OPQ ट्राइंगल में देखो मुझे L चाहिए और हमें जो डिस्टेंस वो D की फॉर्म में चाहिए, तो ये दोनों डिस्टेंस अगर हम लें तो ये तो परपेंडिकुलर और ये बेस, तो tan की फॉर्म में आ जाएगा। तो tan फाई की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, L/D। L हमें चाहिए तो L इक्वल टू आ जाएगा D इंटू tan फाई। और देखो ध्यान से, हमें यहाँ पे चाहिए किसकी वैल्यू, DL की, तो इसका मतलब दोनों तरफ हम डिफ्रेंशिएट कर दें। ऑन डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड, दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करें तो L का तो हो जाएगा DL, D tan फाई का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर फाई, और फाई का क्या हो जाएगा, D फाई। तो ये जो सिंपल वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास, DL की। अब किसकी वैल्यू रह गई हमारे पास, R, जिसको फॉर्म में हमें लाना है D की फॉर्म में। तो यहाँ पे वापस वही ट्राइंगल हम ले लें, फ्रॉम ट्राइंगल OPQ। तो यहाँ से देखो मैं लिखता हूँ कोस फाई, कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस की वैल्यू क्या है D, हाइपोटेनियस क्या है R, तो ये आ जाएगा D/R। तो R इक्वल टू हमें मिलता है D अपॉन कोस फाई, और 1 अपॉन कोस फाई जो होता है वो क्या होता है, सेक फाई, राइट। और हमें स्क्वायर चाहिए तो R स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, D स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, इक्वेशन नंबर 4, राइट। तो हमारे पास ये इक्वेशंस आ गई। तो देखो सिंपल, इक्वेशन 1 में साइन थीटा रख दें, DL रख दें और R स्क्वायर रख दें, तो हमें DB की वैल्यू है वो क्या मिलेगी, वो देखें। तो देखो यहाँ पे, तो ये हमारे पास वैल्यू जो आती है वो क्या आएगी,
देखो पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दें तो dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। dl की वैल्यू क्या है, d सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, कोस फाई। और आर स्क्वायर की जो वैल्यू वो हमें क्या मिलती है, डी स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, राइट। अब देखो जो कट रहा है वो कट जाएगा, सेक स्क्वायर गया, एक डी से एक डी गया, तो डीबी की जो वैल्यू बनती है वो हमें क्या मिलेगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कोस फाई इंटू डी फाई अपॉन डी। तो देखो सिंपल कहने का मतलब बायो सावर्ट से हम स्टार्ट करेंगे dl साइन थीटा आर स्क्वायर, क्योंकि हमारी जो डिमांड ये कह रही है कि इस d डिस्टेंस पर हमें वैल्यू निकालनी है और इतनी हमारे पास लिमिट है, तभी तो पूरा वायर कवर होगा। तब हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। साइन को कोस की फॉर्म में आ गया, dl है वो हमारे पास सेक की फॉर्म में आ गया और r है वो सेक की फॉर्म में आ गया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब ये जो वैल्यू आई है मैग्नेटिक फील्ड की वो इतने से पार्ट की वजह से आई है। अब हमें ओवरऑल की वजह से निकालना है, तो ओवरऑल की वजह से निकालने के लिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, तो सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल वायर, पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो देखो यहाँ पे ध्यान से इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में लिमिट हम लेते हैं तो φ1 से φ2। अब देखो ध्यान से ये माइनस वाई एक्सिस, ये प्लस वाई एक्सिस, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस तो नेगेटिव माइनस फाई से प्लस φ2, माइनस φ1 से प्लस φ2। तो क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करते हैं बोथ साइड, जो भी कांस्टेंट है उसको हम बाहर ले लें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई और डिवाइड में d, और इंटीग्रेशन कोस फाई और इंटू में डी फाई। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, माइनस φ1 से प्लस φ2, राइट। dB का इंटीग्रेशन क्या होता है, d म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी, कोस फाई का इंटीग्रेशन साइन फाई माइनस φ1 टू प्लस φ2, ओके। तो यहाँ से b की वैल्यू आती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी, और ये बचेगा साइन φ2 माइनस साइन φ1, माइनस बार आ जाएगा, तो b की वैल्यू जो हमें क्या मिलेगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी साइन φ1 प्लस हो जाएगा और ये साइन φ2। तो इस ओवरऑल वायर की वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें ये मिलती है। तो देखो ध्यान से इस b की जो वैल्यू है ये तो हमारे पास फिक्स है, चेंज हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो सकती है, φ1 और φ2। तो कहने का मतलब इस पॉइंट P को अगर हम अलग अलग पोजीशन पे ले देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज होगी, ओके। तो ये हम अलग अलग डिफरेंट केसेस ले सकते हैं। तो फाइनाइट वायर की वजह से जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड हमें ये मिलता है, ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन φ1 प्लस साइन φ2। क्लियर। तो एक सिंपल सा डेरिवेशन है, बस हमेशा याद रखो बायो सावर्ट की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनमें जब हम डेरिवेशन लेंगे तो हम बायो सावर्ट के मैथमेटिकल फॉर्म से उसको स्टार्ट करते हैं, ओके। यहाँ पे देखो कुछ डिफरेंट केसेस हम ले सकते हैं कि अगर हमारे पास ये कंडीशन चेंज हो तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो ये हमें न्यूमेरिकल में काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। तो उसमें अलग अलग केसेस से जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन आएंगे उन एक्सप्रेशन को डायरेक्टली लर्न रखने की जरूरत नहीं है। आप जो बेसिक हमारे पास इक्वेशन आई है उस इक्वेशन को ध्यान में रखो, और वो इक्वेशन हमारे पास ये है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में देखो ये तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी वजह से, फाइनाइट वायर की वजह से। अगर हमारे पास इनफाइनाइट वायर है तो देखो इसी को हम लिखें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर है तो इनफाइनाइट वायर का मतलब देखो इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारे पास है डी डिस्टेंस पर पॉइंट P, ठीक है। तो ये ध्यान से देखो अगर मैं इसको लॉन्ग डिस्टेंस पे ले जाऊं और इसको भी अगर जैसे मैं देखो यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस पे ले जाऊं और यहाँ पर अगर मैं इसकी ये एंगल देखता हूँ तो ये एंगल ऑलमोस्ट किसके इक्वल होगा, 90 के इक्वल होगा। वैसे ये एंगल भी 90 के इक्वल होगा, ओके। तो φ1 और φ2 की जो वैल्यू है वो हमें कितनी मिलती है यहाँ पर 90 डिग्री पे मिलती है। तो इसका मतलब
यहाँ पर एंगल φ2 है वो बनेगा 90 डिग्री, φ1 बनेगा वो भी बनेगा 90 डिग्री। तो इसी इक्वेशन का यूज करना है हमें। तो फ्रॉम इक्वेशन b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी साइन φ1 प्लस साइन φ2। ओके, तो हमारी वैल्यू जो मिलती है वो क्या मिलेगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी साइन 90 प्लस साइन 90। इसकी 1 + 1 2 हो गया और 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होता है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, और न्यूमेरिकल में हम डायरेक्ट काम में लें तो म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 से सोल्व कर सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन आती है वो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो इनफाइनाइट वायर की बात हो गई। अब देखो नेक्स्ट केस हम ले सकते हैं। अगर मेरे पास पॉइंट जो है ये वाला पॉइंट है एक्स एक्सिस पर यहाँ पर है और ये इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है, तो इसका मतलब φ2 की जो वैल्यू है वो तो कितनी होगी, 90 डिग्री। और ये पॉइंट है वो इसकी एक्सियल लाइन पर है, एक्सियल लाइन पर है, तो इसका मतलब φ1 की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे केस क्या है, हमारे पास वायर जो है वो इनफाइनाइट वायर एंड पॉइंट एट अलोंग लाइन टू वायर, पॉइंट है उस वायर से कनेक्ट होने वाली लाइन के अलोंग है। तो φ1 0 और φ2 है वो 90। तो हमें b की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी। साइन φ1 की वैल्यू कितनी है, 0, साइन φ2 की वैल्यू कितनी है, 90। ओके, तो साइन 90 की वैल्यू 1, तो b की वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी, और साइन 90 की वैल्यू सिंपल 1। ओके, ये हमारे पास अलग अलग इस तरह से काफ़ी केस ले सकते हैं। जैसे देखो, अगर आपको एक फिक्स वायर की लेंथ गिवन है L और इसी यहाँ से भी एक पॉइंट यहीं से हम ले रहे हैं पॉइंट P, तो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, और ये एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, φ, यानी कि φ2 की वैल्यू वो φ है और φ1 है वो कितना है मेरे पास, 0 डिग्री। तो इस केस में b की वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी, साइन φ1 है वो 0 है, साइन φ2 है वो φ है। ओके, तो b की जो वैल्यू मिलती है वो क्या मिलेगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी साइन φ। एक तो ये आ गया। और अगर हम लेंथ की फॉर्म में हम इक्वेशन रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखो साइन φ क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, पाइथागोरस से L स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो b की वैल्यू आती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी अंडर रूट L स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। राइट, तो ये हमारे पास एक केस ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम डिफरेंट केसेस ले सकते हैं। तो मेन जो पॉइंट है वो याद रखो कि ये हमारे पास अपना बेसिक फॉर्मूला, बेसिक इक्वेशन बनती है। इससे हमें चाहे कैसा भी इक्वेशन है, कैसा भी क्वेश्चन मिल जाए, हम इजीली उसको सोल्व कर सकते हैं विदाउट लर्न। ओके, तो इस बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे जिसमें हम इनफाइनाइट वायर की वजह से वायर पर एंगल कितना बन रहा है, उस एंगल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये सब भी हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। राइट, ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लेंगे और नेक्स्ट एप्लीकेशन लेंगे कि सर्कुलर लूप है और उस सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा और उस सर्कुलर लूप के एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बायो सावर्ट का यूज करके। ओके, थैंक यू।